प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो साइंस का रहने वाला है, क्लास 10वीं का है। लेसन नंबर 3, टॉपिक का नाम है आनुवंशिकी। तो लेसन नंबर 3 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी साइंस के टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है और इस टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अर्थ जरूर मालूम होना चाहिए। तो आनुवंशिकी टॉपिक का नाम क्या है? आनुवंशिकी। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। ध्यान रखना, इंग्लिश वर्ड्स भी कई बार पूछा जा सकता है, जेनेटिक्स या आनुवंशिक। आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स क्या है। तो आपको बता दूं कि ये जो आनुवंशिकी है वो एक जीव विज्ञान की क्या है? शाखा है। जीव विज्ञान की क्या है? शाखा है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों के जो लक्षण हैं, सजीवों के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के बारे में है वो अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं आनुवंशिकी। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार मेरे साथ में बोलिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स है वो कहते हैं। क्लियर? उसके बाद जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी, दो शब्द ध्यान रखना इंग्लिश वर्ड से, एक तो है जेनेटिक्स और एक आएगा आपकी हेरिडिटी। दो शब्द है। जेनेटिक्स शब्द का अर्थ तो हो जाएगा आनुवंशिकी और जबकि हेरिडिटी शब्द का अर्थ हो जाएगा आनुवंशिकता। इसलिए कई बार प्रश्न बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकी एवं आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किस साइंटिस्ट ने किया, किस वैज्ञानिक ने किया और कब किया। इसलिए हिंदी के साथ में आपको इंग्लिश में भी शब्द का अर्थ शब्द है वो याद रखना है। क्लियर? तो एक टॉपिक अपना हो गया आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स क्या है, क्लियर हो गया। और जो आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था बैटसन ने। कब किया था? 1905 के अंदर। क्लियर? जो जेनेटिक्स शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है और ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। क्लियर? तो आपको पहला पॉइंट याद रखना, आनुवंशिकी की परिभाषा याद रखनी है। फिर आनुवंशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया। ठीक है, ये आपको दोनों पॉइंट है वो याद रखने हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है वो आप देख लीजिए। आपको बता दूं कि जैसे सजीवों के अंदर दो प्रकार के जैसे अपने जनन प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन भी आपने सुना होगा। तो जब लैंगिक जनन, सजीवों में लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन की क्रिया के समय जो युग्मक होते हैं उन युग्मकों के द्वारा लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी है वो क्या होता रहता है? संचरण होता रहता है। और इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षण। ठीक है ना? तो इन आनुवंशिक लक्षणों का जो आनुवंशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर है वो चलने वाले हैं, अर्थात जनक अर्थात माता पिता से अपनी संतति के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण है उनका जो संचरण हो रहा है उसी को कहा जाता है वंशागति अर्थात हेरिडिटी। ध्यान रखना, इंग्लिश वर्ड्स भी आपको याद रखना, वंशागति, हेरिडिटी। ठीक है? उसके बाद हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन जो किया था वो स्पेंसर ने किया था। कब किया था? 1863 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेरिडिटी या वंशागति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको याद रखना है स्पेंसर ने। कब किया था? 1863 में। ठीक है? उसके पश्चात कई बार अपन देखते हैं कि माता पिता और उनके जो संतान हैं वो माता पिता से कुछ संतान के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है? तो ये विभिन्नता होती क्यों है? अर्थात पिताजी जनक है और जनक से जो संतति उत्पन्न हो रही है वो सेम नहीं होती, उसमें कुछ डिफरेंस होता है, कुछ विभिन्नताएं आती है। उसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको बता दूं, जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उस समय जीन का विनिमय हो जाता है और जीनों का विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नता है वो पाई जाती है। तो विभिन्नता का कारण क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर, जीनों का आदान प्रदान, जीन विनिमय होने के कारण एक ही जाति के अगर सजीव है
तो उनके मध्य है वो परस्पर है वो विभिन्नताएं पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं मेंडलवाद। मेंडलवाद के बारे में देख लेते हैं। इन्हें पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। याद रखना, फादर ऑफ द जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेंडल ने ही सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन है वो किया था। क्लियर। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के हैंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। सन 1842 में उन्होंने फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की सर्च में वो पादरी बने। ठीक है। सर्च के उद्यान में मेंडल ने जो मटर का पौधा था, मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक संकरण करवाया। ठीक है ना, 7 वर्षों तक क्या करवाया? संकरण करवाया। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को, जो निष्कर्ष प्राप्त 7 साल तक उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, तो उन्होंने मटर के पौधे पर संकरण करवाया। जो निष्कर्ष जो प्राप्त हुए, निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष एक शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, तो उन निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष एक शोध पत्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की जो वार्षिकी, अर्थात जो एक बुक थी जो साल में एक बार छपती थी, उसके अंदर वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से वो प्रकाशित है वो किया गया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन है वो किया गया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है अपना। मेंडल की सफलता के कारण उन्हें जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, 7 वर्षों तक संकरण करवाए और जो निष्कर्ष निकले थे, ठीक है ना, तो उन्होंने सफलता प्राप्त करी। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण उनको सफलता मिली? या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे मटर के पौधे के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं थी जिसके कारण मेंडल को सफलता है वो प्राप्त हुई? तो आपको याद रखना है कि मटर के पौधे में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण ही सफलता मिली उन्होंने। तो पहला पॉइंट आपको बता दूं कि मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यदि वो लंबा पौधा है तो लंबे पर उन्होंने लक्षण की वंशागति के प्रयोग किए, उन्होंने अध्ययन किया, या बौने हैं तो बौने। ठीक है ना। तो सफलता का पहला कारण क्या? एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का उन्होंने अध्ययन किया। क्लियर हो गया ना। दूसरा पॉइंट था, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के जो सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। जब उन्होंने प्रयोग किया, वो संकरण किया हो कि लंबे या बौने पौधों के बीच में उन्होंने संकरण करवाए, तो किस प्रकार से पौधे हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए या बौने पौधे प्राप्त हुए। तो उन्होंने जो परिणाम, जो आंकड़े थे, कितने 50% प्राप्त हुए या कैसे हुए, 70 या 30% हुए, तो आंकड़ों का सावधानीपूर्वक है वो सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिकल एनालिसिस भी किया। दूसरा सफलता का कारण है कि उन्होंने जो संकरण प्रयोगों के जो परिणाम थे, जो आंकड़े उनको प्राप्त हुए, उन आंकड़ों का उन्होंने सावधानीपूर्वक है वो सांख्यिकी विश्लेषण है वो किया। क्लियर। और तीसरा जो पॉइंट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक है वो किया। 3 पॉइंट होने के कारण, 3 जो ऐसे कारण थे जिसके कारण मेंडल को सफलता मिली। एक बार वापस पुनर्दोहरान कर लेते हैं। पहला कारण क्या था? एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का उन्होंने अध्ययन किया, तथा जो संकरण करने के पश्चात जो प्रयोग उन्होंने किए, संकरण प्रयोगों के जो सभी आंकड़े प्राप्त हुए, उन आंकड़ों का उन्होंने सावधानीपूर्वक है वो सांख्यिकी विश्लेषण है वो किया। और तीसरा पॉइंट था, उन्होंने जो पौधे का चुनाव किया, वो भी है वो सावधानीपूर्वक है वो किया। क्लियर। 3 पॉइंट थे जिसके कारण मेंडल को सफलता है वो प्राप्त हुई। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मटर के पादप का चयन, उन्होंने उनके अंदर ऐसी क्या विशेषता देखी जिसके कारण मेंडल ने मटर का पादप ही चुना।
तो क्या विशेषता से बता देते हैं आपको कि मटर का जो पौधा होता है ना, वो 1 वर्षीय पादप होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का वो अध्ययन है वो किया जा सकता है। पहला पॉइंट याद हो गया होगा कि मटर का पादप है वो 1 वर्षीय होता है और 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अपन है वो अध्ययन है वो किया जा सकता है। क्लियर? दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण की जो क्रिया होती है, स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजीय पादप अथवा शुद्ध वंश क्रम है वो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा है, अच्छी तरह से याद रखें, विपुंसन विधि के द्वारा कृत्रिम पर परागण की क्रिया भी है वो आसानी से की जा सकती है। और चौथा पॉइंट है, मटर के पौधे में विभिन्न विप्रयासी लक्षणों के जोड़े हैं वो पाए जाते हैं। और आपको आगे बता दूं कि जो मेंडल ने प्रयोग 7 वर्ष तक संकलन करवाया था, उन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जुड़ी विप्रयासी लक्षणों का उन्होंने चयन किया था। जैसे पादप के लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी कौन सा है। जैसे सबसे पहले उन्होंने पादप का लक्षण लिया, पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई में देखें तो प्रभावी कारक जो कारक था वो था लंबा और अप्रभावी कारक था वो था बौना। पुष्प की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो प्रभावी कारक थी वो कक्षीय और अप्रभावी है वो अग्रस्त। तीसरा, परिपक्व फली की आकृति। प्रभावी कारक है वो फुली हुई, अप्रभावी है वो संकीर्णित। चौथा जो लक्षण था वो अपरिपक्व फली का रंग, प्रभावी में हरा और अप्रभावी में पीला। पांचवा जो लक्षण था पुष्प का रंग, प्रभावी जो का रंग था पुष्प का वो था बैंगनी और अप्रभावी पुष्प का रंग था सफ़ेद। छठा है बीज की आकृति, प्रभावी कारक था गोलाकार और अप्रभावी कारक था झुर्रीदार। और सातवां जो लक्षण था वो बीज का रंग, प्रभावी कारक था पीला और अप्रभावी था हरा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।